हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके पार्ट 3 यूनिट 1 के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और फोकस के साथ इसको समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। हमने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमने वैलिड टेंडर, ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम आ रहे हैं डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज पे। कॉन्सेप्ट का हेडिंग सोचते ही लग रहा होगा कि ये क्या है, बट ये बहुत इजी है और आप जब बिजनेस करोगे तो आपको ये सिचुएशन काफ़ी बार देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो क्या होता है देखते हैं। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी मतलब क्या? यहाँ पे जॉइंट लाइबिलिटी बोल रहा है, मतलब जब हम सब मिल के किसी लाइबिलिटी को लेते हैं, है ना। जॉइंट लाइबिलिटी मतलब वो लाइबिलिटी जो सब पे है, जो जॉइंटली शेयर हो रही है। सपोज करो ए बी सी 3 दोस्त हैं, ठीक है, ये 3 दोस्त हैं। इन लोगों ने मिल के डी से क्या किया? लोन ले लिया। मिल के लोन लिया है, तो तुम बताओ पैसे देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ए की है, बी की है, सी की है, किसकी है? मैम सबकी है, क्योंकि सबने मिल के लिया है तो सबको ही पैसा देना है उसको। हाँ, मान लो ए की डेथ हो जाएगी, फिर मैम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसी पे शिफ्ट की जाएगी, ट्रांसफर की जाएगी, है ना। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी, कि किसी एक की डेथ हो जाने पे कैसे लाइबिलिटीज शिफ्ट होती है, ट्रांसफर होती है, उसे हम कहते हैं डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी। तो जॉइंट प्रॉमिस क्या होते हैं? जॉइंट प्रॉमिस वो प्रॉमिस होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके करते हैं, है ना। एक करेगा तो जॉइंट थोड़ी ना है। 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके जब प्रॉमिसी से किसी एक्ट को परफॉर्म करने की, है ना, पैसे लिए हैं उधार तो पैसे देने की, चुकाने की, इन सब की जब जॉइंट प्रॉमिस करते, एक साथ मिलके प्रॉमिस करते हैं, उसे हम बोलते हैं जॉइंट प्रॉमिस। ठीक है, और इन पर्सन को जो जॉइंट प्रॉमिस करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जॉइंट प्रॉमिसर। ठीक है, अब हम आते हैं कि मान लो कि सब जिंदा हैं, ठीक है, कोई मरा नहीं, अभी सब जिंदा है, तो लाइबिलिटी कौन चुकाएगा? अब भाई सब जिंदा हो, सबने मिलके लिया तो सब चुकाओ ना। मान लो 3 लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे, तीनों ने मिलके किसी बैंक से 1 लाख रुपए लिए, तीनों ने मिलके प्रॉमिस किया बैंक को कि हम 1 लाख हम लोग आपको चुकाएंगे, तो बैंक तो तीनों से मांग सकती है ना, है ना, क्योंकि तुम तीनों ऑन पेपर हो वहां पे। तो तुम तीनों जिंदा हो तो तुम तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है कि तुम्हें पैसा देना? ऑफ कोर्स है ना, साथ मिलके लिया है। तो ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम ऑल ऑफ देम मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस, सबको प्रॉमिस फुलफिल करना है। मान लो किसी एक की डेथ हो गई, मान लो ये चले गए, फिर क्या होगा मैम? फिर बेटा ये होगा कि ऐसा नहीं कि ए चले गए तो बी और सी पे बाहर आएगा, नहीं। ए का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, कोई लीगल हायर होगा, वो अब देगा, है ना, सर्वाइविंग प्रॉमिसर के साथ मिलके अब वो पैसा पे करेगा। ठीक है, और मान लो कि अगर सबकी डेथ हो गई, ठीक है, जो 3 थे तीनों टपक गए, फिर क्या होगा? तो फिर होगा ये कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन सब के, वो सब मिलके क्या करेंगे? प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे। मतलब लाइबिलिटी कैसे शिफ्ट हो रही है? ऐसे कि अगर तीनों है तो तीनों कर रहे हैं, फिर अगर नहीं है मैम तो फिर क्या होगा? तो उस केस में लाइबिलिटी इस तरीके से शिफ्ट होगी कि जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो सर्वाइविंग पार्टनर्स के साथ, प्रॉमिसर के साथ फुलफिल करेगा। और मान लो सब चले गए तो फिर सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी जाएगी। इसे बोलते हैं डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी। ठीक है, क्योंकि बेटा ये होता है, तुम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो तुमको मिलके करते हो, तो तुम सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका पे करने की, है ना, उसको, या तुम गुड्स डिलीवर करने तो सबने मिलके किया तो सबको देना पड़ेगा। एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में तुम सब आ रहे हो। नेक्स्ट आता है एनी वन जॉइंट प्रॉमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। अब एक और सिनेरियो है जो तुम्हें लॉ ने एक्सप्लेन किया, वो ये किया है कि मान लो जो प्रॉमिसी है, जिसको तुम सब प्रॉमिसर्स ने जॉइंट प्रॉमिस किया है, उसने तुम लोग को 1 लाख रुपए दिया है। मान लो 3 लोग थे, उन लोग को 1 लाख रुपए दिया, तीनों ने मिलकर उससे 1 लाख रुपए लिया। ठीक है, ये तीनों ने कहा कि हमारी सबकी जिम्मेदारी हम आपको चुकाएंगे। तो क्या जो डी है, मान लो डी ने एबीसी को दिया, तो क्या डी सबके पास जा जाके गेट खटखटाएगा और बोलेगा मेरे को 1 लाख दे दो, तुम ही दे दो, या क्या करेगा? तो यहाँ पे कोर्ट ना प्रॉमिसी को प्रोटेक्ट करती है। वो कहती है कि व्हेन 2 or more person make joint promise, the promisee may, in the absence of express agreement to the contrary, compel any or more of such joint promiser to perform the whole of the promise. वो कहती है कि देखो डी के पास पूरा राइट है कि वो किसी एक से भी प्रॉमिस पूरा करवा सकता है,
मतलब डी के पास राइट है, वो अगर चाहे तो बी से ही 1 लाख रुपए पूरे ले सकता है, बी अपना जाके निपटे बाद में, या वो ए से ही पूरा पैसा ले सकता है, या वो बी और ए से पूरा पैसा ले सकता है। मतलब बी और ए से कहेंगे तुम दोनों 1 लाख रुपए दो, मुझे अभी ए से नहीं मान लो डील करना, भी तुम दोनों दो, मेरे को अभी पैसा चाहिए, वो बाहर है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों दो या तुम दो, वो दोनों से मतलब नहीं अभी। तो ये कर सकता है वो, है ना, वो ये कर सकता है क्योंकि यहाँ पे कोर्ट प्रोटेक्ट करता है। भाई अगर ये सबके पास आगे पीछे भागेगा तो इसका तो नुकसान होगा, कोई कहेगा मैं बाहर हूँ, मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ, तो इसीलिए बोला कि तुम्हें कोई भी एक मिलता है तुम उसको भी क्या कर सकते हो, फोर्स कर सकते हो, कंपल्स कर सकते हो कि तुम्हें वो पैसा दे। फोर्स मतलब जबरदस्ती, उस तरीके का थ्रेट वाला फोर्स नहीं, मतलब कंपेल करना लीगली तरीके से, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जॉइंट एंड सिविल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी मतलब जो प्रॉमिसर है वो जॉइंटली भी लाइबल है और इंडिविजुअली भी लाइबल है कि पूरा पेमेंट अगर उनसे वो मांगता है प्रॉमिसी तो उनको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखना कि व्हेन वन जॉइंट प्रॉमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म, कि लॉ कहता है कि जो प्रॉमिसी है वो एक जॉइंट प्रॉमिसर को भी कंपेल कर सकता है कि वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करे, डिस्चार्ज करे। अगर मान लो नहीं कर रहे हैं तो क्या प्रॉमिसी सबको एक साथ ही कर सकता है या एक को भी कर सकता है? तो एक को भी कर सकता है, सबको भी कर सकता है, दोनों चांस है उसके पास, ठीक है। एक को भी पूरे ऑब्लिगेशन के जिम्मेदार कर सकता है और सबको भी एक साथ केस ठोक सकता है कि लोग पैसा नहीं दे रहे। जैसे मान लो ए बी सी जॉइंटली 30,000 बोरो करते हैं, किससे, डी से। डी चाहे तो पूरा अमाउंट ए से भी अकेले रिकवर कर सकता है, या बी से भी, या सी से भी, या सबसे। मतलब कोर्ट ने उसको इस तरीके की फ्रीडम दे रखी है कि तुम्हें सबके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तुमको कोई एक भी मिलता उससे भी तुम अपना पूरा पैसा मांग सकते हो। तो ये वाली कंडीशन भी याद रखना, क्योंकि होता है ना कि हमेशा सबको ही देना पड़ेगा, नहीं। यहाँ पे हम अगर प्रॉमिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रॉमिसी को इस तरह का प्रोटेक्शन लॉ ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें वो ये है राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अभी आपने देखा कि किसी एक से भी पैसा ले सकता है। नाउ द क्वेश्चन कम कि अगर किसी एक से मान लीजिए मैम 30,000 रुपए ले लिए, डी ने ए से 30,000 रुपए ले लिए, तो क्या बी और सी बच जाएंगे? मतलब बी और सी को अब नहीं देना है, वो तो फ्री हो गए, फिर तो उनका तो फायदा हो गया। तो ऐसा नहीं होता, इसके रिगार्डिंग भी हमारे लॉ ने कुछ कहा है। वो क्या बोला है कि ईच ऑफ 2 और मोर जॉइंट प्रॉमिसर कैन कंपेल ईच अदर टू कंट्रीब्यूट इक्वली टुवर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। मतलब जो ये जॉइंट प्रॉमिसर हैं, दो या दो से ज्यादा जो भी जॉइंट प्रॉमिसर है जिन्हें मिलकर प्रॉमिस किया है, वो सब लोग के पास राइट है कि वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कंपेल कर सकते हैं कि जो भी प्रॉमिस हुआ है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का, वो परफॉर्मेंस आप इक्वली कंट्रीब्यूट कीजिए। मतलब जैसे ए बी सी ने मिलके अगर डी से 30,000 रुपए लोन लिए थे, तो मान लो अगर डी ने खाली ए से ही क्या किया, सारा पैसा ले लिया, मतलब ए ने ही डी को 30,000 रुपए दे दिया। अब तुम्हारे दिमाग में आया कि अगर ए ने ही सारा पैसा ले लिया, दे दिया, तो बी सी तो बच गए? नहीं बचे। क्यों नहीं बचे? क्योंकि ए को कोर्ट कहता है कि तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम कंपेल कर सकते हो बाकी दोनों को, ठीक है। सारे जॉइंट प्रॉमिसर एक दूसरे को कंपेल कर सकते हैं। हमारे सिनेरियो के हिसाब से ए बी और सी को कंपेल कर सकता है कि जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है इस परफॉर्मेंस में वो करिए, इक्वली कंट्रीब्यूट करिए अपनी परफॉर्मेंस को, है ना। तो जैसे ए ने 30,000 दिए, सबके हिस्से 10 आएंगे इक्वली का। अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तो बी और सी से भी वो 10,000 रुपए अपना रिकवर करेगा, है ना। पागल थोड़ी ना कि उसने डी को दे दिया तो तुम दोनों बच जाओगे, नहीं। वो तुम दोनों से अपना तुम्हारा हिस्सा लेने का राइट रखता है। क्लियर? अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर इन द कॉन्ट्रैक्ट। मान लो अगर रेशियो पहले से ही कुछ डिसाइडेड है, तब तो फिर इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं लेगा, है ना। 30,000 लिए, रेशियो मान लो तुमने डिसाइड किया था कि मैं 5 ही दूंगा, है ना, मैं 10 ही दूंगा, बाकी तुम्हें करना है, ऐसा रेशियो डिसाइड है, तो फिर उस रेशियो में होगा। अदरवाइज कुछ रेशियो डिसाइड नहीं, तो इक्वल कंट्रीब्यूशन सबको करना होगा उस परफॉर्मेंस के टूवर्ड। तो अगर डी से 30,000 लिए थे और ए ने 30,000 दे दिए, तो अब तीनों का कंट्रीब्यूशन देखेंगे 10-10-10 बन रहा है, तो ए बी और सी से उनका कंट्रीब्यूशन परफॉर्म करवाएगा। इसका उसको राइट मिला है कि 10-10 तुम लोग मुझे दो। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ अनइक्वल शेयर। वही है कि अगर शेयर अनइक्वल है, मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं डिसाइड हुआ, पहले से रेशियो तय कर रखा था कि जो पैसा बोरो किया जा रहा है उसका ए बी सी के रेशियो है 2:1:1। मतलब ए ने कहा था मैं 20,000 दूंगा, बी ने कहा था मैं 10 पे करूंगा, सी ने कहा था मैं 10,000 करूंगा। मान लो ए ने डी को 30,000 दे दिए, तो अब ए बी और सी से 10,000 रुपए रिकवर कर सकता है। या मान लो बी ने दे दिए 40,000 रुपए, है ना, बी ने 40,000 रुपए दे दिए,
तो वो ए से 20,000 रुपये और सी से 10,000 रुपये ले सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में है कि 40,000 रुपये बोरो किए हैं, ठीक है, वो 30 था, यहाँ पे 40 है, ठीक है। अगर डिफरेंट प्रपोर्शन बताता है तो तुमने मान लो अगर पेमेंट किया है तो जो एग्रीड रेशियो था उसके अकॉर्डिंग तुम बाकी सबसे रिकवरी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट। If any one of the joint promisor make default in contribution, the remaining joint promisor must bear the loss arising from such default in equal share. मान लो ए बी सी ने डी से 30,000 रुपये बोरो किए थे, सी जो है उसने डिफॉल्ट कर दिया, कैसे, वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, भाई अब उसके पास पैसा नहीं दे पाएगा। तो अभी डी क्या करेगा, डी क्या अभी पैसा उसका मर गया, नहीं, प्रॉमिस तो तीनों ने किया था ना मिलके कि पैसा चुकाएंगे, तो अगर सी को कुछ हो गया तो वो बी, ए और बी को पकड़ेगा कि तुम लाओ पैसा, है ना, और 30,000 दो मेरा पूरा पैसा, तुम अपना अपना समझो, मेरे को तो मेरा पूरा पैसा चाहिए, क्योंकि तुम तीनों ने गारंटी ली थी कि पैसा तुम लोग चुकाओगे और कोर्ट के हिसाब से तुम लोग इंडिविजुअली भी लाइबल होते हो और जॉइंटली भी लाइबल होते हो। तो इस केस में ए बी सी जिन्होंने 30,000 रुपये लिया, अगर मान लो ए ने पूरा पैसा दे दिया तो सी इंसॉल्वेंट हो गया मान लो, तो बी एंड ए क्या करेंगे, सी का अनपेड पोर्शन भी इक्वली बेयर करेंगे। मान लो ए ने पूरा नहीं भी दिया, मान लो बी और सी पे है, आज आ गई, ठीक है, ए है, ठीक है, ए ने मान लो 30,000 रुपये जो उधार लिए थे डी को दे दिए, मान लो पूरा दे दिया, अब उसको रिकवरी करनी थी बी और सी से, ठीक है, सी क्या हो गया, सी इंसॉल्वेंट हो गया, सी तो नहीं देगा बी, तो बी के पास जाएगा, बी से कहेगा कि तुम अपना हिस्सा दो, तो बी कहेगा मेरा तो 10,000 था, कहेगा हाँ ठीक है 10 शेयर हुआ था, लेकिन अब सी ने तो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका तो पैसा अब करना पड़ेगा ना शेयर, क्योंकि डी को तो पूरा पैसा चाहिए। तो कहते हैं कि जो इसकी लाइबिलिटी है, जो कि इसकी लाइबिलिटी थी 10,000, इसको आधा आधा बांट लो, मतलब 5,000 तुम भी दो, 5,000 हम भी दे, मतलब कि 15,000 करके डी को हम लोग दे देते हैं, या ए ने अगर 30,000 दे दिया तो अब भी उसको 15,000 उसका पोर्शन दे देगा। मतलब जो सी की इंसॉल्वेंसी का जो भी लॉस है ये दोनों लोग क्या करेंगे, बियर करेंगे, है ना। तो ये भी एक चीज होती है कि मान लो तुम 3 दोस्त हो, तुम तीनों में एक जो है वो देश ही छोड़ के भाग गया, तो तुम 2 नहीं बच सकते, तुम 2 से पूरा राइट रखता है सामने वाली पार्टी जिसे तुमने पैसा लिया है, लोन लिया है, कि वो तुम दोनों से रिकवरी करे, है ना। वो चला गया तो अब तुम दोनों लोग उसके हिस्से का लॉस आपस में क्या कर लो, बांट लो भाई, और तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल यहाँ का नहीं है, क्लियर है। लास्ट सिनेरियो आता है दिमाग में, वो ये है कि मान लो मैम यहाँ पे जिससे हमने प्रॉमिस किया था, है ना, जिससे हमने पैसा लिया था, वो मेरे रिश्तेदार रखते थे और उन्होंने मुझसे मान लीजिए कह दिया कि तो हमें तुमसे पैसा नहीं चाहिए, हम उन दोनों से लेंगे, तो उस केस में मैम क्या होगा, क्या मैं बच जाऊंगा, यहाँ तो मैं बच सकता हूँ बट यहाँ पे आप नहीं बच सकते, कैसे, when 2 or more person have a joint promise, A release one of such joint promiser by the promisee। मान लो 2 या 2 से ज्यादा लोगों ने प्रॉमिस किया था, जॉइंट प्रॉमिस किया था, जैसे ए बी सी ने प्रॉमिस किया था डी को कि पैसा देंगे, लोन लिया था। अब डी कहता है कि ए से कि मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए, है ना, वो कहता है मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए, मैं बी और सी से ले लूंगा, तुम रहने दो, तो क्या यहाँ पे बच जाएगा वो, तो ऐसा नहीं है। डज नॉट डिस्चार्ज, तो पहली बात तो ये कि अगर मान लो उसने ए को छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि बी और सी को भी वो छोड़ देगा, नहीं भाई, वो बी और सी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से डिस्चार्ज नहीं होगी कि तुम बोलो हम लोगों ने साथ मिलके प्रॉमिस किया था, प्रॉमिसी ने तो मना कर दिया किसको, ए को, कि तुम पैसा मत दो, सपोज ए को मना कर दिया पैसा ना दो, बी और सी उछल रहे कि चलो हम भी बच गए, हमको भी पैसा नहीं देना, तो ऐसा नहीं है, उसको डिस्चार्ज किया, तुम दोनों को डिस्चार्ज नहीं किया है, मतलब वो तुम दोनों पे आज भी केस ठोक सकता है, ए पे नहीं करेगा क्योंकि ए को उसने कह दिया कि हमें तुमसे नहीं चाहिए, ठीक है। Not does it free the release promiser from the responsibility to the other joint promiser। तो मैम क्या ए को अगर उसने छोड़ दिया तो क्या हम भी छोड़ देंगे, क्या बी और सी भी छोड़ देंगे कि हाँ ठीक है तुमको उसने मना कर दिया तो तुम पैसा ना दो, पागल थोड़ी ना भाई, वो बी और सी पागल है क्या कि तुमको उसने मना कर दिया पैसे लेने से, अरे हम क्यों छोड़े, हमारा पैसा दो, तुम्हारा हिस्सा था 10,000 रुपये, मान लो तुम अपना हिस्सा दो, उन्होंने मना किया तुमसे नहीं लेना, हम तो लेंगे ना तुमसे। तो लॉ कहता है ये होगा कि मान लो अगर ए बी सी 30,000 उधार लिए है डी से और डी ने ए को क्या कहा कि तुम पैसा मत दो, तो डी स्टिल रिकवर कर सकता है फुल अमाउंट फ्रॉम बी और सी। तो मतलब ये है कि बी और सी से तो पैसा लेगा, ए को रिलीज किया, इसका मतलब ये नहीं कि बी और सी से लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर देगा वो, नहीं, बी और सी को अभी भी पैसा देना है। हाउएवर ए में स्टिल बी लाइबल टू बी और सी, तो क्या मैम ए बच जाएगा बी और सी से, नहीं, बी और सी से ए नहीं बचेगा,
ए को जो अपने जो को पार्टनर्स है उनको पैसा देना पड़ेगा। तो सिनेरियो समझ रहे हो, 3 दोस्त थे ए बी सी, डी ने कहा कि मुझे ए से पैसा नहीं चाहिए, मतलब तीनों ने मिलकर 30,000 का लोन लिया डी से। डी ने बोला ए तुम मुझे पैसा मत दो, मैं तुमसे नहीं लेना है, मुझे बी और सी से पैसे लेने, मैं उससे बात करूंगा। वो गया और बी और सी से पैसा ले लिया, ठीक है। बी और सी ने मिलकर पूरा 30,000 रुपए जैसे दोनों ने मिलकर दे दिया। तुमको लग रहा होगा कि ए भी बच जाएगा अब, है ना, डी ने मना कर दिया तो बाकी 2 पार्टनर भी ए को अब नहीं कहेंगे कि चलो ठीक है उसने तुम्हें छोड़ दिया हम भी छोड़ दे, पागल थोड़ी ना, उन्होंने तो अपनी जेब से तुम्हें पूरा पैसा दिया ना डी को, तो ये दोनों तो ए को कहेंगे ना कि तुम पैसा दो, अपना हिस्सा दो। उन्होंने तुमसे नहीं मांगा, हो सकता कोई मान लो रिश्तेदारी थी, तुमसे नहीं बोला, लेकिन हम दोनों से तो पैसा ले लिया है ना, तो तुम अपना हिस्सा दो, तो देना पड़ेगा। और ये भी नहीं होगा कि मान लो डी ने ए को छोड़ा है तो बी और सी ये सोच ले कि हमें भी छोड़ दिया है, नहीं, उनकी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। तो ये सब सिनेरियोज है जो होते हैं रियल लाइफ में, लोगों के माइंड में डाउट्स आते हैं कि ऐसे होगा तो क्या होगा, तो वो सब मैंने यहाँ पे आपको आंसर किया है ना, कि अगर किसी का डिफॉल्ट हो गया, मान लो कि कोई दिवालिया हो गया या ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि बाकी 2 पार्टनर जो हैं उसके लिए फिर क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, है ना। और डेथ होती है तो तुम्हें पता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है फिर, राइट। सो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।